ओके। नमस्कार। और ये कुछ नए हैं या सभी पुराने ही हैं? चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो आप लोग जान गए कि अब नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। और नोटिफिकेशन आ गया है तो आपका जो फॉर्म फिलअप करने का है वो आपका मई में ही आ जाएगा, इसी महीने में आएगा। हम्म। और एग्ज़ाम आपका लगभग जुलाई अगस्त तक एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम हो जाए। हम्म। तो आज जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं सिर्फ। बहुत कभी भी सिलेबस में थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है ना। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में ये क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसमें टेक्निकल है आपका, नॉन टेक्निकल, सॉरी नॉन नॉन टेक्निकल रहेगा। और टेक्निकल के लिए एक्चुअल में कर रहा था, ये हो नहीं पाया, है ना। ठीक है। तो टेक्निकल वाले जो हैं उनके लिए सिर्फ जीके रहेगा, है ना। जीके में ही पढ़ा पाऊंगा उनको। और नॉन टेक्निकल के लिए स्टोर भी रहेगा और ओटीएस भी रहेगा। ठीक है? इस पूरे कोर्स को खत्म करने में मुझे लग रहा है कि लगभग 60 डेज तो लग जाएंगे। 60 डेज तो लग जाएंगे। दैट मीन कि मई और जून तो लगेगा ही। और आपका जुलाई के लास्ट या अगस्त के पहले सेंड एग्जाम करिए ना। एग्जाम नहीं होने वाला है ना। हाँ, 3:30 बजे चालू हुआ। आप लोग सब ना म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है? तो मई और जून तो लगेगा ही। और जुलाई लास्ट वीक के पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। आपके पास अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। और एग्जाम देखिए एक्सपेक्टेड है कि जुलाई लास्ट वीक में होगा या अगस्त में होगा, है ना। अगस्त तक में हो जाना चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज हैं, कैसे होता है ना। कम भी हो सकता है, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है लेकिन उसके बाद पॉसिबल है कि अगस्त के बाद भी हो सकता है। तो आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो अच्छा ही है ना। पहले क्या ना, आप लोग बहुत सारे में ये रहता है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। एक्चुअल में फर्स्ट बैच जो है वो फरवरी से ही स्टार्ट हुआ था। और कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि अब सर आने वाला नहीं है। मैंने कहा था कि आएगा, वैकेंसी आएगा, है ना। तो दैट मीन आया, उसके सिलेबस आ गया। उसके बाद फिर ये आपका नोटिफिकेशन भी आ गया। अब कह रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने का आएगा तभी। तो फिर तो वैसे तो, है ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो आपको पढ़ाई करना है, अगर अच्छे से करना है तो पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो है ना, 60 to 90 डेज पढ़ाई के लिए अगर अच्छे से करते हैं तो एनएफ है। जरूरी नहीं कि साल भर से आप पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से करना पड़ेगा, है ना। एकदम ईमानदारी से करना पड़ेगा। दैट मीन कि ऑनेस्टली इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको डेली ना टाइम देना पड़ेगा। डेली आपको लगभग आपको 4 घंटे, मिनिमम 4 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। उससे कम में नहीं होगा। 4 घंटे आप जिस तरह से निकालें, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम लोगों की, है ना। घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है।
तो लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 4 घंटे टाइम तो देना पड़ेगा, 4 घंटे से पहले नहीं हो पाएगा। 4 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा किसी तरह से, इसमें पढ़ने के लिए, लगातार पढ़ने के लिए। और बार बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो फिर उसको 5 दिन के बाद पढ़ेंगे, इस तरह से नहीं। शेड्यूल बनाइए और बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब क्लैरिटी कहीं से आएगी बहुत अच्छे से। अगर आप, क्या है कि नोट्स है, सब क्या ना नोट्स के उसमें रहते हैं कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे, ठीक है नोट्स ले लीजिए। नोट्स से वो क्लियरिटी नहीं आएगी आपको, है ना, वो क्लियरिटी नहीं आएगी आपको, क्योंकि नोट्स में हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता है ना। हर हर चीज, हर छोटा बात बड़ा बात सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है कि नोट्स में आप लिख पाए। अगर उस तरह से नोट्स लिख पाएंगे तब तो बहुत बड़ा बुक बन जाएगा वो, है ना, और लिखने में ही 1 2 साल लग जाएंगे। तो इसलिए बातें सुननी भी पड़ती हैं और समझनी भी पड़ती है और बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन पहले तो नोट्स खत्म कीजिए, उसके बाद यही एंड नहीं है ना। नोट्स ही सिर्फ एंड नहीं है, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा और भी मेहनत करना पड़ेगा। आपके आसपास जितनी चीजें आ रही हैं उन सब पर ध्यान रखिए, उन सब पर भी ध्यान रखिए, लेकिन ऑथेंटिक ध्यान रखिए, मतलब ऑथेंटिक ध्यान रखिए कि जो आपका जो आपको दिया जा रहा है ना, वो मिसलीड ना करे आपको। ऑथेंटिक चीजें हैं आपके पास पढ़ने के लिए, ऑथेंटिक चीजें हैं, है ना। तो उसके बाद जो है आपका, चलिए मैं उसको आगे में देखता हूँ, आगे और बात करते हैं। ठीक है, ओके। कोई मुझे एक बता दीजिए कि स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर? कोई भी बता दीजिए कि स्क्रीन क्लियर दिख रहा है और जी साउंड, दिख रहा है। साउंड भी ठीक है? जी हाँ। ठीक, ओके। तो ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आया था, है ना, ये नोटिफिकेशन आया था 17/4/2025 को। तो क्या चीज के लिए है? एलडीसी के थ्रू वैकेंसी के लिए, फिल्म के लिए, है ना। चार्जमेंट टेक्निकल वैकेंसीज अराइज अप टू 12/6/2014 एंड चार्जमेंट नॉन टेक ओटीएस एंड स्टोर वैकेंसीज अराइजिंग अप टू 1/12/2025। देखिए, आप लोग जानते हैं कि एक एसआरओ आया है, SRO 23 आया है ना, जिसमें कि जो चार्जमैन की टेक्निकल की वैकेंसी है, टेक्निकल एलडीसी की वैकेंसी है, वो खत्म कर दी गई है। और टेक्निकल एलडीसी को सारे जो टेक्निकल वैकेंसी हैं चार्जमैन की, वो सारे को प्रमोशन के थ्रू फिलअप किया जाएगा। तो जब ये वैकेंसी आई है, सॉरी, जब ये एसआरओ आया है, उसके पहले तक जो भी वैकेंसी क्रिएट हुआ था, उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए ये एलडीसी अभी होगा। इसलिए ये वैकेंसी जो है 12 जून है, 12 जून 2024 तक जितने भी वैकेंसी राइज हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, उतनी वैकेंसी के लिए ही ये एग्जाम लेगा। इसलिए ये 12/6/2024 तक ही है ना। लेकिन नॉन टेक्निकल का कोई इस तरह का ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए नॉन टेक्निकल का आपका 1/12/2025 तक का लिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आपका
नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मतलब देखा जाए तो 23, 24, देन 25, 3 ईयर का वैकेंसी है। 3 ईयर का वैकेंसी है नॉन टेक्निकल वाले के लिए, है ना, 23, 24, 25। टेक्निकल वाले के लिए वैकेंसी कम है ना, 23 है, और 24 में भी 6 मंथ है, तो इट मीन्स कि 1.5 ईयर है ना। और नॉन टेक्निकल वाले के लिए 3 ईयर की वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ सीट्स में डिफरेंसेस आएंगे, नो डाउट, है ना। आपका नॉन टेक्निकल का जो डेट जो रहेगा सीट्स वो अधिक रहेगा, और टेक्निकल का कम रहेगा, है ना। और एसआरओ चूंकि अमेंडमेंट नहीं हुआ है नॉन टेक्निकल वाले का, तो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आगे भी आएगी, लेकिन टेक्निकल की वैकेंसी जो है फ्यूचर में नहीं है ना। आप लोग वैकेंसी नहीं आएगी उसकी। देखें, इसलिए वो देखें कि LDC shall indicate clearly the discipline, sub-discipline wise and category wise vacancies approved by respective unit, and copy endorsed to DEO CSN to concerned field unit as per specified format as Annexure A, latest by 8/5/2005 through NIC mail. तो फैक्ट्री वाइज सब क्या इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में सभी फैक्ट्री क्या क्या कर रही है कि अपना वैकेंसी जो है कैलकुलेट कर रही है, और उसे 8 मई तक बताना है बोर्ड को, है ना। तो 8 मई तक तो वैकेंसी बताना है कि कितना कितना क्रिएट हो रहा है आपके फैक्ट्री में वैकेंसी। तो 8 मई के बाद बताया जाएगा। कुछ हो सकता है फैक्ट्री उसमें गलती करे, कुछ वगैरह गलतियां करती है, तो फिर उससे जवाब मांगा जाता है ना। फिर से सबमिट करवाया जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। 8 मई का मतलब 8 मई एकदम नहीं है ना, उसमें टाइम लगता है। तो हो सकता है 8 मई से ये एक्सटेंड भी करे, ये जब लास्ट डेट है इसे भेजने के लिए, क्रिएट कर वैकेंसी कितना आपके पास क्रिएट हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो दैट मीन कि ये मई ले लेगा आपका, है ना, लगभग हो सकता है मई ले लो ये इसी में। तो लेकिन है अभी तक कि लास्ट 8 मई का लास्ट डेट है। सिलेक्शन क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, है ना, रिटन एग्जामिनेशन तो है ही, है ना? लेकिन देख लीजिए कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और जो बोर्ड ने मीटिंग में कहा है ना, कि वो उन्होंने कहा है कि हम 100% जो है ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। ठीक, ऑनलाइन एग्जाम कराने के फेवर में है, और वो कह रहा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने से क्या बेनिफिट हो रहा है कि जो अनफेयर एग्जाम हो, अगर पहले हुआ था, कहीं हुआ था जैसे, तो वो नहीं होगा, और फेयर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 100% समझ लीजिए कि फेयर एग्जाम होगा। ऑनलाइन कराने का यही मतलब होता है कि फेयर एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल। और काफ़ी प्रेशर है, मैनेजमेंट पे भी प्रेशर है कि फेयर एग्जाम कराया जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में केस चल, है ना, अभी चल भी रहे हैं, कुछ केस चल भी रहे हैं, और पहले कुछ बहुत सालों तक चला, 2 सालों तक लगभग केस चला। तो वो इस फेवर में है कि एग्जाम फेयर हो। तो ऑनलाइन कराने का उसका प्लान है बोर्ड का। तो एकदम स्वागत करने योग्य है ये कदम, है ना, ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए।
आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी है। इसमें बहुत कुछ लोग जो नए हैं, जो पुराने नहीं हैं, नए हैं, वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सपीरियंस के कैटेगरी में लिखा है ना, जैसे कि नॉन टेक्निकल वाले के लिए अगर देखा जाए कि इसमें लिखा है लोअर डिवीजन कलर और इक्विवेलेंट एंड एवर विथ 2 years एक्सपीरियंस द ग्रेड। तो यहाँ पहला तो क्लियरिटी ये कीजिए कि इसका कोई मतलब नहीं है लोअर डिवीजन क्लर्क ये सब। एक्चुअल में लोअर डिवीजन क्लर्क जो है 1900 ग्रेड पे होता है, जीपी, है ना। तो आपको 1900 ग्रेड पे में 2 year जो है ना आपको बिताने हैं। हाँ, 2 साल आपका हो जाना चाहिए 1900 ग्रेड पे में। तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है इसमें, कंफ्यूजन है कि ये कब तक। तो इन्होंने स्टार करके यहाँ पर ये डेट क्लियर कर दिया है कि 1900 ग्रेड पे में आपको 2 साल होना चाहिए। ये कब तक होना चाहिए? फॉर टेक्निकल चार्ज में ना। अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए 1/1/2024, मतलब 1900 में ग्रेड पे में 2 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए, है ना। 1/1/2024 को आपका पूरा होना चाहिए। और यही क्रुशियल डेट आपका क्या रहेगा, है ना, रहेगा इसके लिए, दैट मीन कि क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। क्वालिफिकेशन के लिए भी यही रहेगा आपका। आपके पास जो टेक्निकल डिग्री होगी वो भी इसी डेट में आ जानी चाहिए आपके पास, है ना। टेक्निकल डिग्री है 1/1/2024 तक में आपके पास हो जानी चाहिए। और नॉन टेक्निकल वाले के लिए क्या है, 1/1/2025, कि 1/1/2025 को 1900 में हो जाना चाहिए। और उसके पास 3 year का जो डिग्री है ना। ग्रेजुएट किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए वो किसी में भी हो सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, ह्यूमैनिटीज मतलब बीए बी कॉम किसी में भी हो, है ना। बीए में कोई भी सब्जेक्ट हो उसका, दैट मीन साइंस में हो, कॉमर्स में हो, लॉ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 3 year डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। Okay. लेकिन ये एलिजिबिलिटी डेट आपका 1/1/2025 है और इसका 1/1/2024 है, इसलिए क्योंकि इसका वैकेंसी ईयर ही चेंज है। टेक्निकल वालों को वैकेंसी ईयर अलग है और इसका वैकेंसी ईयर अलग है, इसीलिए। ठीक है, इसमें आपका टेंटेटिव टाइम शेड्यूल जो है, कि द एग्जैक्ट टाइम शेड्यूल फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको बाद में बताया जाएगा। वेन्यू भी बाद में बताया जाएगा, है ना। और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये भी आपको बाद में जब फाइनल, अभी इसके बाद एक आपका वैकेंसी आएगी तो उस समय आपको बता दिया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ये तो 100 रुपीज है, ये सब अलग बात, फी का सब जानते ही हैं। सिलेबस है, इसके पहले सिलेबस आ चुका है 21/1/2025 को। आप जानते हैं कि 21/1/2025 को एक सिलेबस जो है बोर्ड ने इशू कर दिया था, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अभी इटारसी का एग्जाम हुआ है ना। इटारसी में जो एग्जाम हुआ है एक्चुअल में वो पहले के अनुसार हुआ है, क्योंकि वो 2022 का एग्जाम था। 2022 का एग्जाम था, इस कारण से उसका जो पैटर्न था वो पुराना पैटर्न था, इसलिए एग्जाम भी वहाँ पुराने पैटर्न के अनुसार हुआ है। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम होगा वो न्यू सिलेबस के अनुसार होगा और न्यू पैटर्न के अनुसार होगा।
तो देखिए आपका सिलेबस है ना। तो चलिए आज ही डिस्कस कर लेते हैं इसको, सिलेबस को भी, और देख लेते हैं क्विक। ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है सिलेबस, है ना। दैट मीन कि ओटीएस के लिए है, अदर देन स्टोर के लिए है ना? और इसे हम लोग ओपीए भी बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट होंगे आपके ना, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जाम का क्या रहेगा, आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स रहेगा, और देन 100 नंबर जो है क्वेश्चन भी रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो 100 क्वेश्चन में, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में आपका 25 जो क्वेश्चन है वो जीके का रहेगा, है ना। और 75 क्वेश्चन जो रहेगा आपका अपना डिसिप्लिन है, जैसे ओपीए है तो ओपीए रहेगा, और स्टोर है या एसपीएमएम है तो एसपीएमएम रहेगा, ठीक है। जो भी रहेगा इस तरह से रहेगा। तो ये 25 आपका जीके रहेगा, और 75 क्या है ना, ओपीए या एसपीएमएम रहेगा। ओके। और एक ही एग्जाम होगा आपके, एक एग्जाम होना, एक पेपर होना है ना। और टेक्निकल वालों के लिए जो है, टेक्निकल वालों के लिए जानते हैं कि आपका 25 जीके रहेगा टेक्निकल वालों को, और 25 आपका जीई रहेगा, जनरल इंजीनियरिंग, एंड 50 जो है आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो ये जो जीके है ये सबके लिए सेम ही रहेगा, सिलेबस सबके लिए सेम है, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, स्टोर हो, ओपी हो, सबके लिए जीके सेम है ना। सबके लिए जीके का जो सिलेबस है वो सेम है। बाकी आप जानते हैं जनरल इंजीनियरिंग क्या है, ट्रेड क्या है, वो अपना अपना ट्रेड देख लीजिए। तो हम लोग अगर ओपीए का सिलेबस देख लें, हम्म, तो दो पार्ट हैं इसमें, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पिछले सालों के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ऑफिस प्रोसीजर से, ऑफिस प्रोसीजर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑफिस प्रोसीजर देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ अगर देख लीजिए ऑफिस प्रोसीजर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर, देन आपका ये जो लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, आईआर है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन अधिक बनता है। और ये जो पार्ट है एक्चुअल में रूल एंड प्रोसीजर देखा जाए तो इससे थोड़ा आपका कम है, आता है क्वेश्चन कम आता है। लेकिन हम लोग एक मेंटलिटी से देखिएगा कि सबसे अधिक इसी को पढ़ते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर को पढ़ते रहते हैं, है ना। ये स्वामी हैंडबुक हम लोगों के पास, सबके पास होगा, है ना, स्वामी हैंडबुक सबके पास है, और सब लोग इसको पढ़ते रहते हैं। तो ज्यादा इसी को पढ़ते हैं तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं, लेकिन सबसे अधिक पढ़ते इसी को, स्वामी हैंडबुक। तो ऐसा ना करें, तैयारी करना है तो स्मार्ट थोड़ा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको, है ना। जहाँ से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं उस पर ध्यान अधिक देना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा अनयूजुअल है ना। तो पहला देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर में, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो ऑफिस के आएगा इसमें, मीनिंग ऑफ है, पर्पस है ना। और ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीजें आएंगी, है ना। उसके बाद ऑफिस लेआउट आएगा। ऑफिस कैसा होना चाहिए आपका, ऑफिस, ऑफिस मतलब आप अपने फैक्ट्री को ही मत लीजिएगा, सिर्फ फैक्ट्री को मत लीजिएगा, बाहर के जो प्राइवेट फैक्ट्रियां होती है, प्राइवेट फैक्ट्री या प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं, है ना, उनके टर्म में सोचिएगा। तो अगर आप कोई एक इंडस्ट्री बना रहे हैं या कोई आप कंपनी बना रहे हैं तो आप ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, है ना। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो ऑफिस बनेगा, नो डाउट। तो वो ऑफिस अब कैसा रहेगा,
क्या एक कमरे में ही ऑफिस बन जाएगा, एक बिल्डिंग में ऑफिस बनेगा? कहाँ होना चाहिए ये ऑफिस? है ना, ऑफिस कैसा होना चाहिए? क्या एक 10 बाय 10 का एक कमरा बना देंगे, बस यही ऑफिस है क्या? क्या यही ऑफिस है? तो ऑफिस कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट देखना पड़ेगा, ऑफिस का स्पेस मैनेजमेंट। ऑफिस में बहुत सारे स्पेस जगह रहते हैं, लेकिन सारी जगह को यूज कैसे करना है ये देखेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर ऑफिस लेआउट हम लोग बनाते हैं, घर हम लोग बनाते हैं अपना, है ना, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक लेआउट बनाते हैं कि दैट मीन कि यहाँ पर किचन रहेगा, यहाँ पर वॉशरूम रहेगा, यहाँ पर डाइनिंग रूम रहेगा, यहाँ पर वेट एरिया रहेगा, जो ये सब। तो ये ऑफिस में भी करना पड़ता है, ऐसा लेआउट ऑफिस में भी हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। कि हमारा सपोज कीजिए एक ऑफिस है, तो इस ऑफिस में हम मेन ऑफिस अपना जैसे रिसेप्शन काउंटर होता है वो कहाँ रखेंगे, है ना। ये समझ लीजिए ऑफिस है, ये गेट है। तो रिसेप्शन काउंटर कहाँ, किसी भी आप ऑफिस में जनरली जाएंगे तो आपको, आप देखेंगे कि आपका रिसेप्शन काउंटर यहाँ पर रहता है, इंट्रेंस में ही रहता है। क्यों? वो एक लेआउट है, एक लेआउट है ऑफिस का, कि ऑफिस का जो रिसेप्शन काउंटर है वो आपके इसी एरिया में होना चाहिए। आपके लास्ट के एरिया में कभी आपने देखा है कि रिसेप्शन काउंटर सबसे लास्ट में है? नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा आपने, है ना। लेकिन कुछ ऑफिसेज देखे होंगे सबसे लास्ट में, क्यों है ऐसा, है ना। मैनेजर का ऑफिस, जो टॉप मोस्ट जो मैनेजमेंट है उनका ऑफिस देखे होंगे सबसे लास्ट में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उनका ऑफिस जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रहे, उनका ऑफिस यहाँ पर है ना। तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अनुसार, है ना? उसके बाद फिर उसमें देखा जाता है कि आप डे लाइट कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉई काम करते हैं, वो लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, क्लीनेस होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, कि रिकॉर्ड्स रखा जाता है। जो ऑफिसेस में हर एक काम करते हैं हम लोग, तो फाइल बनाते हैं। सिंपली आप देखते होंगे कि एक फाइल हम लोग बनाते हैं ना, एक फाइल बनता है, इस फाइल में पेपर्स रखे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक रिकॉर्ड्स हैं, है ना। जितने फाइल्स हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, सारा रिकॉर्ड्स है। लेकिन अब इस रिकॉर्ड्स में भी टाइप होता है ना, अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद उसको रखा जाता है, इस रिकॉर्ड्स को सेफली रखना भी है ना। तो क्यों रखें, कैसे रखें, और इसका प्रिंसिपल क्या है रखने का, फाइलिंग कैसे करेंगे, है ना। अलग अलग फाइलिंग के सिस्टम होते हैं, फाइल कैसे रखना है ना। तो इन सारे सिस्टम को आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल, वर्टिकल, अपराइट, है ना। फिर इंडेक्सिंग करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग करते हैं कि आप सपोज कीजिए कि आप तो ऑफिस में गए भी होंगे, अलग बड़े बड़े ऑफिस में, तो देखे होंगे ढेर सारे वहां पर फाइल्स रखे रहते हैं। लेकिन हमें इमीडिएट कोई एक फाइल ढूंढना है, तो क्या फाइल क्लर्क को, जो वहां पर फाइल क्लर्क रहता है या रिकॉर्ड क्लर्क रहता है, उसको सबका कुछ मेमोरी में रहता है? ऐसा तो नहीं है कि सारा चीज उसको मेमोरी में रहता है, मेमोरी में नहीं रहता है ना। याद नहीं रहता है कि कौन फाइल किस डिपार्टमेंट का कहाँ पे रखा है। तब वो क्या देखता है, इंडेक्स देखता है। सपोज आप कीजिए कि आपका बुक है, एक बुक है, सपोज ये बुक में 500 पेजेस हैं, और नंबर 20 चैप्टर्स हैं इसमें, अलग अलग। तो आप तुरंत कहाँ से ढूंढ नहीं पाएंगे कि कौन चैप्टर किस पेज में। तब यहाँ पर एक इंडेक्स बना दिया जाता है, लिखा जाता है जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट मीन की ऑफिस प्रोसीजर, पेज नंबर 1 to 50। देन ऑफिस लेआउट, पेज नंबर 51 to 101। यही इंडेक्सिंग। तो इसका भी इंडेक्सिंग करना है, और इंडेक्सिंग करने के भी शेड्यूल होते हैं, इंडेक्सिंग करने के तरीके होते हैं, है ना, ये सब भी। देन एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। तो पहला है, फर्स्ट है इसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका रूल एंड ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होते हैं, जनरली नहीं है कि सिर्फ वो फैक्ट्रीज में, शॉप फ्लोर में ही सुपरवाइजर होते हैं, ऑफिस में भी सुपरवाइजर होता है जो आपको सुपरवाइज कर रहा होता है, एलडीसी को, यूडीसी को जो सुपरवाइज कर रहा होता है, दैट मीन सुपरवाइजर,
है ना। तो वो कैसे सुपरवाइज करेगा। उसके बाद मोटिवेशन, है ना, मोटिवेट करना, अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ी बात है ना। ये जो आप देखते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त को आपको अवार्ड दिया जाता है, किस लिए अवार्ड दिया जाता है। ये एक मोटिवेशन का एक तरीका है। मोटिवेशन का एक तरीका है आपको मोटिवेट करना अपने काम के लिए, है ना। तो और भी मोटिवेशन हो सकते हैं अलग अलग। कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है ना, ग्रीवांस हैंडलिंग मैकेनिज्म है, डेलीगेशन है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलीगेशन किसका, है ना, एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। डेलीगेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होता है। जैसे देखिए, ऊपर पे सीजीएम होता है, या एचओडी होता है, या जीएम होता है, या ईडी होता है। इसके नीचे एजीएम होता है, जीएम होता है। तो एक हायरार्की बनी हुई है, और इसने अपने पावर को डेलीगेट किया है जीएम को, जीएम ने एजीएम को, एजीएम ने ज्वाइंट जीएम को, ज्वाइंट जीएम ने डीजीएम को पावर डेलीगेट करनी है ना। अब देखिए, हम लोग सब किसके बिहाफ में काम करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया का काम कर पाएगा? नहीं। तो वो अपना क्या करता है, डेलीगेट किया है उन्होंने, अपना पावर डेलीगेट किया है, पावर नहीं। हाँ, ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें पावर डेलीगेट नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डेलीगेट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, अथॉरिटी करते हैं, ये सब देखेंगे। चलिए, रूल्स एंड प्रोसीजर हैं, जिसमें आपका सीसीएस कंडक्ट रूल आ जाएगा, सीसीए रूल हो जाएगा, है ना। उसके बाद पेनल्टीज इसी में आएंगे, पेनल्टीज है, इंक्वायरी प्रोसीजर आता है, ये सब आएगा इसमें। रिजर्वेशन पॉलिसी, मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर, डीपीसी प्रोसीजर क्या है, ये सब, है ना। फिक्सेशन, एनुअल इंक्रीमेंट, फिक्सेशन ऑफ प्रमोशन, रिडेजिग्नेशन, रिवीजन, ये सब आएगा। लीव रूल आता है, एलटीसी, टीए, टीए, जीपीएफ, इंटाइटलमेंट प्रोसीजर, एडवांस, टर्मिनल बेनिफिट में पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी ना। तो ये आपका स्वामी हैंडबुक का पोर्शन है ना, स्वामी। जब तक आप क्लास करते रहेंगे तब तक इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसको खुद से पढ़ते रहना चाहिए, और ऐसे सब एम्प्लॉय को, हम सबको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रूल्स एंड प्रोसीजर के बारे में। देन उसके बाद लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जिसमें वर्क्स कमेटी है ना। वर्क्स कमेटी कैसे काम करती है, कैसे बनता है वर्क्स कमेटी, जेसीएम लेवल क्या होता है ना। जेसीएम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है ना। लाइबिलिटी, उसके राइट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या क्या, कौन कौन सी चीजें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होता है, ये पढ़ना। फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको पढ़ना ही है, और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट इसमें पढ़ना है। ये आपका जीके का भी पार्ट है ना, ये पार्ट आपका जीके का भी है, और यहाँ भी आता है आपका। तो ये आपका ओटीएस है। और देन देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर प्रोसीजर, मटेरियल मैनेजमेंट, दैट मीन की एसपीएमएम। इसमें आपका पहले फर्स्ट है मटेरियल प्लानिंग है ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन, मटेरियल प्रोक्यूर्ड, कोडिफिकेशन, हम लोग कोडिफाई करते हैं, देखते हैं 10 डिजिट का कोडिफिकेशन होता है। तो इसमें आपका दो पार्ट आएंगे, एक स्टोर का प्रोसीजर का पार्ट है, और एक मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इसमें इस तरह से कोडी आपको क्लासिफिकेशन करके इसमें बताया तो नहीं गया है कि कौन सा पार्ट आपका स्टोर प्रोसीजर का है, कौन मटेरियल मैनेजमेंट का है ना। तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कौन सा किस में आता है। जैसे ये प्रोविजनिंग प्रोसीजर है, ये आपका क्या है, आपका एमएम है, मटेरियल मैनेजमेंट है ना। इसमें से कोडिफिकेशन आपका जैसे है, ये आपका स्टोर का पार्ट है। इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये क्या है, आपका मेटल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मिक्स करके इसमें बताया गया है, इसमें इस तरह से नहीं बताया गया है क्लासिफाई करके, लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है। स्टोर मैनेजमेंट जनरल में है, पूरा आपको स्टोर पढ़ना है। स्टोरेज और स्टोरेज पढ़ना है, मटेरियल हैंडलिंग पढ़ना है, स्टोरेज है इसमें डेंजरस गुड्स, हजार्डस, है ना। प्रिजर्वेशन पढ़ना है, पहले भी पढ़ते थे हम लोग,
स्टोर में जितना पहले हम लोग पढ़ते थे कहीं कुछ इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ आपका जो लाफा है वो नहीं है, लेबर अकाउंट फैक्ट्री अकाउंट नहीं है ना, लेकिन बाकी सब कुछ है। तो इन्वेंटरी कंट्रोल है ना, इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन पढ़ते हैं, मेटेरियल हैंडलिंग पढ़ते हैं, डिस्पोजल पढ़ते हैं, है ना, कैटेगराइजेशन पर्पस किस, उसके बाद एजेंसी फॉर डिस्पोजल, किस तरह से हम लोग डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो ये मेटेरियल मैनेजमेंट का है, और स्टोर प्रोसीजर, और आपका जीके है। तो जीके का सिलेबस आप लोग देख लिए हैं, है ना। 5 ईयर प्लान है, जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फैक्ट्रीज एक्ट है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ये आपके 4 एक्ट हैं इसमें, है। उसके बाद जो है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें आपको 5 ईयर प्लान पढ़ना है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। जीके में आपको ध्यान देना है, और जीके में आपको खुद से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जीके में आपको खुद से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें जितना आप देंगे ध्यान उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीके एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी जीके ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए, जीके। तो कुछ लोग जीके को क्या कहते हैं, उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरी नज़र से जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में आपको किसी भी हालात में 30+ मार्क्स लाना पड़ेगा। 30+। 30+ का मतलब कम से कम 33 ना, 35 के अराउंड आना पड़ेगा। 35 के अराउंड नहीं होगा। इसमें अब आप ये मत सोचिए कि फेयर अनफेयर एग्जाम जो भी है ना, फेयर एग्जाम है तो आपका 30+ मार्क्स अच्छा है। 35 तक अगर आ जाते हैं, 33 तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये बहुत डिसाइडिंग होगा, है ना। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और इमीडिएट अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इमीडिएट स्टार्ट कर देना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए, 5 ईयर प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। कोई बुक ले लीजिए, अच्छा सा बुक लीजिए, है ना, अच्छा सा बुक ले सकते हैं। एक लुसेंट बुक आता है ना, जीके आता है इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, किसी भी मीडियम में आता है, उसमें लेके उसको पढ़ सकते हैं आप। पढ़िए इससे, है ना। मैं आपका ये 4 एक्ट पढ़ा दूंगा। पॉपुलेशन प्लानिंग, ये सब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन है, इस सॉल्यूशन के जीके में एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, ये सब आ जाता है। करेंट अफेयर्स आपका एक अच्छा टॉपिक है, और क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आपका लगभग जो है 1 ईयर का करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। अगस्त में एग्जाम हो रहा है तो 2025 का अगस्त, और जून से ले लीजिए 2024, 24 जून से लेकर 25 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जून 24 टू समझ लीजिए कि जुलाई में 25 तक आपको पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के कोई बुक ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, और इस तरह मंथ वाइज भी आते हैं और ईयर वाइज आते हैं। ईयर वाइज लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से करके जून टू जुलाई इस टाइप को करके लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, वो आपको पढ़ने में सही रहेगा, है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जीके में, है ना, जीके में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एकदम से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ा नहीं जा सकता है ना। अब करंट अफेयर पर पढ़ा तो नहीं सकता हूँ मैं, है ना। अब 22 मिनट में 4 एक्ट पढ़ा दूंगा, उस एक्ट से जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसी में रहते हैं, उससे अधिक नहीं रहते हैं, है ना। उसी में फैक्ट उसी में रहते हैं, उससे अधिक नहीं रहते हैं। बाकी ये पढ़ना पड़ेगा। और
और अगर आप लोग चाहें तो एक, हाँ, जीके 25 क्वेश्चन ही है। जीके 25 मार्क्स से, है ना, मैंने पहले भी बताया। एक बेच और चलता है हमारा, एक मॉक टेस्ट होता है, जीके मॉक टेस्ट। उसमें 50 टेस्ट होने हैं। अभी तक लगभग 10 टेस्ट हो चुके हैं। तो उसमें मैं क्या कराता हूँ, क्योंकि ये तो एक पढ़ा दूंगा, लेकिन ये पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ये 5 ईयर प्लान कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया है ना। उसके बाद पॉपुलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको मॉक टेस्ट में मैं लेकर आया हूँ, है ना। इसको, इसका मॉक टेस्ट तो मैं ज्यादा, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। 5 ईयर प्लान हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, है ना, और पॉपुलेशन एजुकेशन हो, फैमिली प्लानिंग हो, एनर्जी कंजर्वेशन, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट से, इस पर कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये मैं ये पढ़ा दूंगा तो उसी में से आएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट इन सारे क्वेश्चन का किया जाता है। ठीक है, तो वो अलग से बैच है। और नहीं, अभी कोई एसपीएमएम और ओटीएस इन सबका कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा, है ना, यही है पढ़ने का। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो प्रॉब्लम तो पूछिए, है ना। आज रहने देंगे, नहीं कल से क्लास रुक रहेंगे, है ना, आज टाइम भी हो गया है। कुछ आपका क्वेरी हो, कुछ तो बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो। ये जैसे, हाँ, मॉक टेस्ट मैं देखूंगा फ्यूचर में, कोशिश करूंगा जैसे ओटीएस का हो, एसपीएमएम को हो, इसका मॉक टेस्ट कराया जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट अच्छा रहता है टेस्ट देने से, है ना। पॉपुलेशन एंड एनर्जी कैसे क्लियर करेंगे? पॉपुलेशन एंड एनर्जी को मैं उसी से पढ़ा, ये मॉक टेस्ट ही करा सकता हूँ इसका, है ना, क्योंकि उसको पढ़ाना इतना पॉसिबल नहीं है ना। मॉक टेस्ट करा सकता हूँ, हो रहा है ना, उसी का मॉक टेस्ट हो रहा है। और फी आप कह रहे हैं, तो इस क्लास का फी तो ये मैं बता दूंगा ग्रुप में, ये सब चीजें, है। और कोई क्वेश्चन हो तो, कोई डाउट डाउट हो तो पूछे। सिलेबस अब खत्म हो गया सर, एसपीएमएम का। नहीं, खत्म नहीं हो। क्या आप उसमें पढ़ रहे हैं क्या, उस बैच में ना? जी हाँ सर। नहीं तो अभी कहाँ खत्म, वो नहीं है, वो बैच खत्म नहीं हुआ है आपका। कब तक होगा सर खत्म लगभग? वो उस बैच की बातें उस बैच में पूछ लीजिएगा मुझसे, उस बैच में जाएगी। हाँ। ओके। तो हाँ, तो जो स्वामी हैंडबुक का जो पोर्शन है, तो उसका भी तो नोट्स, उसको वो भी तो पढ़ाऊंगा मैं, तो वो नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बुक लेके खुद से और पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, है ना। स्टोर के लिए कोई हैंडबुक नहीं मिलता है ना, स्टोर के लिए कोई हैंडबुक नहीं होता है। तो आपको स्टोर नोट से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए, देन उसके बाद देखिएगा, कहीं से कुछ भी मिलता हो तो पढ़ेगा, इसके लिए कोई हैंडबुक नहीं आता है। हम्म। ये फी वगैरह मैं उसमें बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लास टाइम क्या रहेगा? टाइम इवनिंग में ही रहेगा, है ना, इवनिंग में रहेगा। अभी कुछ दिन अल्टरनेट रहेगा, और एक बैच चल रहा है पहले से, तो वो खत्म होगा, है ना। तो फिर ये रेगुलर हो जाएगा। अभी अल्टरनेट चलेगा कुछ दिन तक, अल्टरनेट चलेगा।
सर ओटीएस में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आता है उसका कोई ये आप नहीं कर ये सकते हैं फाइन। किसी उसका मन है कभी इससे कर दिया इससे कर दिया। लेकिन हमने एक साथ पहले आप जुड़े थे कि नहीं, शुरुआत में हमने ओटीएस का देखा था, तो कहाँ कहाँ से मार्क्स अधिक आते हैं किससे कम आते हैं, वो मैंने किया था, है ना। फॉर्म के साथ एग्जाम डेट होने का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है ना, कि फॉर्म आएगा और उसी के साथ एग्जाम डेट देगा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि फॉर्म तो आएगा लेकिन एग्जाम डेट हो सकता है बाद में नोटिफाई करें, है ना। नहीं, टेक्निकल का क्लास तो कुछ प्लान था किसी और के साथ मिलकर, नहीं कि नहीं हो पाया, टेक्निकल क्लास नहीं पॉसिबल है। जुलाई, हाँ जुलाई के लास्ट तक में एग्जाम हो सकता है या अगस्त तक में। हम्म, फॉर्म कब तक आ सकता है, फॉर्म आ जाएगा आपका मई के लास्ट में या जून में आ जाएगा। हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है, इस क्लास को शुरू करते हैं, अब कल देखते हैं, है ना, जो भी जैसा क्लास होगा नेक्स्ट वो मैं ग्रुप में सब बता दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।